तो लॉ ऑफ पैराग्राम में इसमें क्या है, 2 वेक्टर्स होंगे, उन दोनों का हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट। वेक्टर्स कहाँ होंगे, एक कोई पैराग्राम कैसे कंसीडर करते हैं, यही है, इस पैराग्राम की 2 साइड्स लेंगे, 2 साइड्स लेंगे, और वो भी साइड्स कहाँ, जो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो, दोनों साइड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं एक साइड ये लेंगे एक ये लेंगे, या एक ये ले रहे हैं एक ये ले रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसा चाहिए, सेम। तो ये हो गया सेम इंटरसेक्शन दोनों का। एक साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, सपोज ए, और दूसरी साइड दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों वेक्टर्स मिल गए हमें। कोई भी एंगल दिया होगा दोनों के बीच में, सपोज थीटा, अब इनका हमें चाहिए रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में। बीच में कहाँ, जो डायगोनल इनको, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उससे क्रॉस होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा, 2 डायगोनल होंगे, एक हमारे पास लॉ पैरेललोग्राम बनाए तो एक हमारे पास ये होगा, एक ये होगा, 2 डायगोनल है इसके पास में। हमें कौन सा डायगोनल लेना है, जो वेक्टर्स ले रहे हैं, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे कौन सा पास हो रहा है, जो पास होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास में ये, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं R से, तो ये रिजल्टेंट है R, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आ गया। अब हमें इसकी चाहिए वैल्यू, सपोज O P Q S, और अब हम क्या कर रहे हैं, S से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं OP लाइन पर, तो ये आ गया T। इस OP पर S से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो वो T पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, T है, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से, तो ये एंगल थीटा होगा, पढ़ाया था, ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल कैसे होंगे, पढ़ा है, चलो एंगल मिल गया थीटा। एक बात और पढ़िए कि कोई भी वेक्टर स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यानी कि ये B है तो फिर ये भी B वेक्टर होगा, क्लियर है, ये B है, ये दोनों इक्वली तो होंगे, तो ये भी B हो गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, R की, और R हमें चाहिए नॉर्मल पाइथागोरस से, ज्यादा मैथ नहीं लगा रहे। OTS राइट एंगल ट्राइंगल है, OTS, इसमें पाइथागोरस लगा दो, ठीक है, इन ट्राइंगल OTS, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। देखो नॉर्मल पाइथागोरस यूज हो रही है, OS स्क्वायर OT स्क्वायर प्लस TS के इक्वल है। OS जो है वो तो R है, OS की वैल्यू क्या है, R। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ST और OT। OT को अगर हम देखें तो ये OP प्लस PT है, OP प्लस PT, और OP भी पता है हमें, A है, OP कितना है, A। अब PT नहीं पता ना ST पता है, या TS, ये दोनों गायब है, ठीक है, ये भी गायब है, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है, और PT, ये दोनों मिसिंग है, तो ये दोनों वैल्यू चाहिए हमें। तो वो वैल्यूज हम फिर से इन ट्राइंगल, अब छोटा वाला ले लो PTS, इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर दोनों चाहिए, तो एक बार साइन लगाओ एक बार कॉस, दोनों मिल जाएंगे। साइन, हाँ, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ST, वहां पर क्या लिखा है, तो TS लिख दो, और अपॉन हाइपो कितना है, PS, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, TS तो चाहिए, और PS की वैल्यू देखो B, तो ये हमारे पास आ गया TS इज इक्वल टू B साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे के लिए याद ही कर लो कि अगर परपेंडिकुलर कभी निकालना हो, हाइपो दिया हो, तो सीधा साइन थीटा में आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये यहां से देखेंगे अगर हम, तो परपेंडिकुलर हाइपो इंटू साइन थीटा होगा, तो आएगा ही आएगा वो साइन थीटा में, सही है। ऐसे ही बेस कॉस में आएगा, बेस किस में आएगा, कॉस में, सेम यही लगा रहे हैं इसी में। अब साइन की जगह क्या लगा देते हैं, कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो,
तो बेस कितना है, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना, बेस इज इक्वल टू हाइपो कॉस थीटा, बेस इज इक्वल टू हाइपो कितना है b, और बेस क्या है pt, pt इज इक्वल टू b कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास में, pt मिल गया और ts मिल गया। pt की वैल्यू है b कॉस थीटा और प्लस ts की वैल्यू क्या है b साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस इतना ही था, अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहीं तक जो कुछ था वो पढ़ने वाला था कि हमें चाहिए था हाइपो ये, तो उसके लिए हमने OTS लिया, उसमें से पाइथागोरस यूज की, तो पाइथागोरस के हिसाब से हमें ये दोनों आर्म्स चाहिए थी। अब तो इसे निकालने के लिए हमने इस ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर निकाल लिया है, और यहाँ से यहाँ तक का बेस चाहिए था, ये तो हमें पता था, तो इसे निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया है कॉस। ठीक है, तो बेस हमेशा कॉस में आएगा और परपेंडिकुलर साइन में, जब हाइपो गिवन होगा तब, और बाकी परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो तुम टेन थीटा लगाओगी, वो एक अलग बात है। अब वैल्यूज लगाओ, आंसर आ जाएगा, आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और प्लस 2ab कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1, ये आइडेंटिटी पता है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किसके इक्वल है ये आर स्क्वायर, हमें चाहिए आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और थीटा क्या है, उनके बीच में एंगल है। अगर हमें कोई 2 वेक्टर्स दिए हों और एंगल दिया होगा तो बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी से हमने उस दिन बोला था, क्या निकाल रहे थे हम, करंट को स्केलर बता रहे थे, करंट स्केलर इसी वजह से हो रहा था क्योंकि करंट इसे फॉलो नहीं कर रहा था, यही था। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, क्लियर है। तो लॉ ऑफ पैराग्राम क्या कहता है कि कोई भी 2 साइड्स जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो, पैराग्राम की 2 साइड से रिप्रेजेंट हो रही हैं 2 वेक्टर्स को, तो उनका रिजल्टेंट उस पैराग्राम के डायगोनल के इक्वल होगा। कौन सा डायगोनल, जो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास, पैराग्राम की 2 साइड्स 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो, और कौन सी, जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट से एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब डायगोनल कौन सा वाला, जो उसी इंटरसेक्शन से पास होगा, वो उनका रिजल्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हम यही लेके चलेंगे, हम फिगर ऐसा भी बना सकते थे, हम ये कहें कि भाई ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब कोई कहे कि नहीं हम ये वेक्टर्स लेंगे, ले लो, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। अगर ये दोनों लेके चल रहे हो तो रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। अगर हम इसे और इसे न लेके हम इन दोनों को ले लें तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा, इन दोनों को लेंगे तो रिजल्टेंट यहां आ जाएगा। कंडीशन सेम है, दोनों वेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट और डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, बस। कोई भी 2 साइड ले सकते हो, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं ये फिगर बनेगा तभी रिजल्ट आना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक चीज और देखना, ये देखो OPS ट्राइंगल है, OPS ट्राइंगल दिख रहा है, कल जो पढ़ा था, मतलब जब क्लास हुई थी फ्राइडे को, OPS में रिजल्टेंट R है ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। ये सेम सीक्वेंस में दोनों यहां से गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये उल्टा लगा हुआ है, तो ये ट्राइंगल में हमने पढ़ा था, जो उल्टा लगा हुआ दिखाई दे वही क्या होता है रिजल्टेंट। और अगर इस पूरे डेरिवेशन को देखो तो इस ऊपर वाले फिगर की जरूरत नहीं है तुम्हें, ऊपर ये कहीं यूज हुआ है क्यों, इसमें कहीं नहीं हुआ, तो बिना इसके भी हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ट्राइंगल का रिजल्टेंट भी अगर निकालने को आ जाए तो भी यही डेरिवेशन होगा। अगर एग्जाम में कहीं लिखा हुआ आ जाए कि एडिशन ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट बताओ, डिराइव करके दिखाओ, तो डेरिवेशन सेम है, अलग नहीं है वो, क्योंकि फिगर एक ही बनना है। उसमें लैंग्वेज स्टार्टिंग की बस बदलेगी, उसमें हमें ये बोलना पड़ेगा सेम सीक्वेंस में जो है उनका रिजल्टेंट अपोजिट सीक्वेंस वाली साइड से रिप्रेजेंट होगा, बस। बाकी फिर यही सब कुछ है, कुछ चेंज हुआ ही नहीं। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो ट्राइंगल लॉ हो चाहे
लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट यही रहेगा, अलग नहीं है। क्लियर करो। चलो ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास में, हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। दो चीजें पूछेगा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, आर वेक्टर लगा रखा है हमने, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वेक्टर होने का मतलब है उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। वेक्टर होने का मतलब क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन बेकार है ये, नहीं तो वो स्केलर है फिर तो। अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या है? स्केलर। डायरेक्शन कहां से मिलेगी हमें? बताया मैंने, डायरेक्शन का मतलब एंगल। डायरेक्शन मतलब क्या है? मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रिजल्टेंट कितने एंगल पर बना। अगर ये बता दो कि ए वेक्टर इतने एंगल पर बन गया है, रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के साथ में इतने एंगल पर है, तो पता लग जाएगा। भाई डायरेक्शन में भी तो तुम यही बोलते हो कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हम साउथ में जा रहे हैं, तो वहां तो सीधा सा है कि परपेंडिकुलर चलने लगते हैं कि हम नॉर्थ जा रहे हैं। अब ये बोलो कि नॉर्थ जा रहे हो, प्रॉपर नॉर्थ में जा रहे हो या कुछ चेंज है, तो बोलेंगे हाँ नॉर्थ से 5 डिग्री इधर जाना है, तो डायरेक्शन के लिए तुम्हें 5 डिग्री बताना पड़ेगा। तो जब भी डायरेक्शन की बात आए तो हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो अब हमें ये और निकालना पड़ेगा अल्फा। रिजल्टेंट निकालने के बाद उसे क्या चाहिए? उसका एंगल चाहिए अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे देखो, और पहले एक बात हो चुकी है कि एंगल जब भी निकालो तो कोशिश ये करो कि वो किस में निकालें? tan में, क्योंकि वेरिएशन tan में बहुत ज्यादा है हमारे पास में। तो इसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल OTS, यही बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा ले रहे हैं। इसमें ये एंगल अल्फा है, इसमें लगा tan अल्फा, और tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर एट HT अपॉन बेस OT। HT की वैल्यू तो HT रहने दो, OT को लिखेंगे OP प्लस PT। और अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास पहले से हैं। HT यही है, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। किसकी वैल्यू है ये? tan अल्फा। अल्फा चाहिए तो इसे लिखते हैं tan इनवर्स। अगर हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो इसे हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, और tan इनवर्स आएगा B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के बाद उसकी डायरेक्शन बताने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब भी आगे भी अगर हमसे कभी इसका रिजल्टेंट पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो उसकी डायरेक्शन भी पूछेगा, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसे यूज करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। कंडीशंस नंबर 1, व्हेन बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन ये आ गई कि भाई दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो देखो फिगर में थीटा 0 होगा। ए वेक्टर था ये, अभी बी यहां था, तब एंगल बन रहा था थीटा। ए वेक्टर के साथ में किसी एंगल पे ही तो था। अब बी वेक्टर जो है वो इसी के साथ चला जाएगा। जब डायरेक्शन सेम करोगे तो यहां से घूम के यहां आ जाएगा, तो थीटा कितना हो गया? और थीटा 0 हो जाएगा तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू अंडर रूट में क्या आया? A² प्लस B²। ये ब्रैकेट कुछ है A प्लस B का, सही है। स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा? अब एक बात अच्छी हो गई कि आगे के लिए ये बात लर्न कर लेते हैं कि अगर कभी भी टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में दिखें तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला में मेहनत नहीं करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे। अगर कभी आगे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में दिखें, उसका रिजल्टेंट अगर पूछा जाए तो इसे नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? उन्हें हम प्लस कर देंगे, ऐड होंगे वो सीधे, अगर डायरेक्शन कैसी है? सेम। यही सेम कंसेप्ट व्हेन वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेक्टर्स कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? थीटा होगा 180।
एक वेक्टर ये है ए, बी जो है वो यही है हमारा थीटा एंगल पर। अपोजिट का मतलब है इधर आ गया, यहां पर था ये घूम के इधर आ गया, कितना एंगल बन गया 180। 180 cos 180 होता है -1, cos 180 तो माइनस का साइन यहां आ जाएगा, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा, आर कितना आएगा a माइनस। अपोजिट अगर वेक्टर्स आ गए तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होंगे तो ऐड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस हो जाएंगे सीधे सीधे। तो ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमें आगे भी कैलकुलेट कुछ नहीं करेंगे, ये आदि रखेंगे। अगर डायरेक्शन सेम आएगी वेक्टर्स की तो ऐड कर दिया करेंगे, अपोजिट आएगी तो माइनस कर देंगे। बस यहां पर हो जाएगा cos 180 और cos 180 की वैल्यू आएगी -1, तो ये माइनस में 2ab बन गया, उससे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा a माइनस बी। ये वैल्यू कैसी आई मिनिमम, और जो पहले आया प्लस वो मैक्सिमम है। मतलब कोई भी टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और सबसे कम कितना होगा अपोजिट होगा। बाकी किसी भी एंगल के लिए कोई भी वैल्यू बीच में से आ सकती है। मैक्सिमम मिनिमम वाली बात पता लग गई हमें, मैक्सिमम होगा ऐड करके आएगा और मिनिमम होगा माइनस करके आएगा, बाकी की वैल्यूज उन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, एक दूसरी बात, रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है। रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास है बी वेक्टर। टू थर्ड कंडीशन इफ, अब इसमें हम लिख रहे हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर बड़ा है किससे, बी वेक्टर से। कितना बड़ा है, कैसा, कुछ दिया नहीं इसने, वैल्यू कुछ नहीं दी है, बस ये बोल दिया बड़ा है। ये बड़ा है तो फिर इनका रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे वो इनके बीच में आएगा। ये तो सही है भाई, बीच में आएगा। ए बड़ा दिखा दिया हमने, बी छोटा है और छोटा कर दो ये लो, तब दिखाई दे रहा है ए कैसा है, बड़ा। रिजल्टेंट जो होगा वो ए के पास होगा। रिजल्टेंट किसके पास होगा, ए के। सही है, ये तो आदमी की भी प्रवृत्ति है, बड़े आदमी के पास घूमते हैं सब, छोटे वाले को साइड में कर देते हैं, वही ये है। रिजल्टेंट बड़े वाले के पास भागेगा सीधा। इन दोनों के आया था बीच में, लेकिन किसके पास होगा, बड़े वाले के पास। और जैसे ही पैसा आएगा ए बी के पास में, ये बेचारा भाग के बी के पास। फिर ये नहीं देखेगा कि ए के साथ इतनी लंबी दोस्ती थी हमारी, अब बी जब बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में ए से बी अब बड़ा हो गया, तो रिजल्टेंट अब बी के पास आएगा। क्लियर होगी बात है। तो रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले के पास होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके पास एंगल कम होगा, दूसरे वाले से एंगल। जब गरीब हो जाता है आदमी तो दूरी बना लेते हैं, ठीक है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, कह रहे हो तो उसके पास कुछ है नहीं, और जैसे ही पैसा आ जाता है फिर सब दोस्ती करने लगते हैं कि इसके काम निकल आएगा कुछ ना कुछ। देखो रिजल्टेंट भी वही कर रहा है। सही है, तो फिजिक्स से तुम्हें व्यवहारिक नॉलेज मिल रही है। तो रिजल्टेंट किसके पास होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा।